आपने मुझे कहा था आपकी जो डाइट है, आप फास्ट फूड खाने के बाद भी आपकी डाइट ठीक रहेगी। मैंने दबाकर खाया और ये उल्टा असर हो गया। मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। जंक फूड में भी न्यूट्रिशंस होते हैं। तो आपने मुझे बताया था, इसलिए तो मैंने कहा कि चलो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई भाई जंक फूड खा के भी। लेकिन फिर मुझे ना इसका, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे जवाब इसका चाहिए कि भाई वो कौन से न्यूट्रिशन है जो मुझे नहीं लगे। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो उसमें साफ तौर पर वर्णन किया गया है कि फ्रूट का कभी भी दूध के साथ किसी भी तरीके का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं खुद अपने बच्चे को शेक देती हूँ। नहीं, वो आप पे डिपेंड नहीं ना करता कि आप क्या देती हो। दैट डजंट मीन कि वो हेल्दी होगा। होम मेकर को क्या ऐसा खाना चाहिए कि ताकि उनकी जो सारे दिन एनर्जी है वो बनी रहे। तो सबसे पहले तो जो हमारा मेन जो स्टार्ट होता है ना, अब एग की बात आती है ना, तो नॉनवेज और वेजिटेरियन ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। समहाउ मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि जितनी मैंने रिसर्च की है उसके हिसाब से क्या है, वो दो तरह से प्रोड्यूस होता है। अभी मैंने रिसेंट एक रिसर्च देखी कि चाहे वो कॉफी पाउडर है, चाहे वो आपकी अनाज है, चाहे वो कोई भी चीज है, उसमें एफडीए की तरफ से ये परमिट किया गया है कि इतने परसेंट या इतना कीड़ों का अंश हो तो वो हो सकता, माना जा सकता है, क्योंकि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और उन्होंने 2 साल तक कोल्ड ड्रिंक और स्वीट्स को टच नहीं किया। और समहाउ वो किसी मैरिज पार्टी में गए और पानी के लिए परेशान थे, किसी ने उनको कोल्ड ड्रिंक दे दिया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही वो सीधा हॉस्पिटलाइज हो गए। तो आपको नहीं लगता कि जो आप डाइट प्लान देती हो उस समय के लिए तो राहत देता है, उसको अपना वेट कम होता नजर आएगा, लॉन्ग टर्म में उसकी बॉडी को एडवर्स इफेक्ट कर रहा है। हाँ, ये तब होगा ना जब आपका जो डाइट जो आप खा रहे हो। आजकल हमने देखा है कि सडन कोलैप्स, ये भी कहीं ना कहीं इसी चीज का हिस्सा है कि हम अपने आप को इतना हेल्थ कॉन्शियस कर रहे हैं कि जो चीजें हमें फ्रीली खानी चाहिए वो भी हम नहीं खा पाते, सिर्फ इसी चीज में कि भाई ये तो अगर खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा। प्रकृति गलत बात है। आपने मुझे कहा था कि आपकी जो डाइट है, आप फास्ट फूड खाने के बाद भी आपकी डाइट ठीक रहेगी। मैंने दबाकर खाया और ये उल्टा असर हो गया। मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, फ़ास्ट फ़ूड के अंदर भी एक बार मेरे क्लाइंट थे, तो वो बहुत ज़्यादा उनको क्रेविंग्स होती थी। वो कितना भी डाइट पे कंट्रोल करना चाहते थे ना, तीसरे-चौथे दिन वो जा कर के हम्म इंडल्ज कर जाते थे। समोसे उनको बहुत पसंद थे। हम्म तो एक बार मैंने कहीं पे पढ़ा अपना, जब मैं न्यूट्रिशन कर रही थी, तो मेरे बुक में था कि जंक फूड में भी न्यूट्रिशंस होते हैं। ओके, सो ये मैं तो आपने मुझे बताया था, इसलिए तो मैंने कहा कि चलो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई भाई जंक फूड खा के भी। लेकिन फिर मुझे ना इसका, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे जवाब इसका चाहिए कि भाई वो कौन से न्यूट्रिशन है जो मुझे नहीं लगे, या फिर मेरा वो डाइट को यूटिलाइज करने का तरीका कुछ गलत हो गया, कुछ ऐसा बताओ। बिल्कुल। तो मैंने उनको फ़ोटो खींच के भेजा उस बुक का, तो उन्होंने वो बोले, "यार ये क्या होता है? मैं इतने दिनों से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ और आज आप बोल रहे हो कि ड जंक फूड में भी न्यूट्रिशन होता है।" हम्म तो मैं आपको बता दूँ कि जंक फूड के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्ब्स ये तो ज़रूर होते हैं। हम्म हर जंक फूड में, चाहे आप बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, लेकिन जंक फूड खाने का अब 2 तरीका होता है। एक तो है कि आप प्लान्ड वे में खा रहे हैं, जैसे अगर आप डाइट कर रहे हो 6 डेज़, 7 डेज़, आपने 1 दिन के लिए जंक फूड खा लिया, एक मील में खाया, जैसे कि आप दिन में अपना नॉर्मल अच्छे से डाइट फॉलो किया। अगर आप रात में जंक फूड खाना चाहते हो, तो वो एक पूरा मील होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम मील भी खा रहे हैं, उसके बाद जाकर के जंक फूड खा रहे हैं। वो फिर आपका वेट बढ़ाएगा, क्योंकि कैलोरी बढ़ गई। अगर आप एक बर्गर खा रहे हो, उसके अंदर 400 टू 500 के लिए हमारा कैलोरी होता है। तो अगर आप मील के बाद खाएंगे तो कैलोरी सरप्लस हो जाएगा, तो आपका वजन बढ़ेगा। और एक होता है कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जैसे आप चाहते तो हो डाइट करना, लेकिन आपको बाहर जो भी मिला वो खा लिया। उसमें आपको प्लान करना पड़ेगा कि कितने दिन आप बाहर रहते हो, वहां पे क्या अवेलेबल है और उसमें क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज हम ले सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि आप जो भी चीज करो, प्लान करो, मॉडरेशन में करिए। जैसे हमेशा जंक फूड एक मील का पार्ट होना चाहिए, और कोशिश करिए कि अगर हम दोपहर या इवनिंग के टाइम पे खाएं रादर देन नाइट के टाइम पे। मॉर्निंग में नहीं खा सकते? मॉर्निंग में खा लिए तो बेस्ट है। जैसे मॉर्निंग में, अगर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, नॉट सो जंक फूड, लेकिन मॉर्निंग में लोग ज़्यादा, वैसे अगर हम बिल्कुल प्योर, हालांकि इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन चलो लेट्स से अभी ज़्यादा उलझाते नहीं है। बात हम करते हैं सैंडविच की, है ना। तो सैंडविच क्या होता है कि जो ब्रेड होता है, लेट्स से वो मल्टीग्रेन हो, व्हीट हो, या फिर मैदे वाला हो, लेकिन वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्रेश नहीं है। फ्रेश नहीं, एटलीस्ट बिल्कुल। उस समय तो नहीं बना, लेकिन उसको ब्रेकफास्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, और वही दिन का पहला मील ऐसा होता है जो सारे दिन की हमारी एनर्जी को डिटरमाइन करता है। हम्म। लेकिन अगर हम सैंडविच की बात करें तो जंक फूड से कम भी नहीं है, क्योंकि समहाउ वो भी एक ऐसी प्रोसेस का हिस्सा है जो पैकेज फूड होते हैं या फिर जंक फूड होते हैं। हम्म।
देखिए, अगर हम प्रोसेस फूड की बात करें ना, तो जो भी खाना हम खाते हैं, अपने घर में जो रोटी बन रही है ना, वो भी प्रोसेस ही है। हम रॉ आटा तो नहीं खा रहे या फिर रॉ गेहूं ला करके तो नहीं खा रहे ना। प्रोसेस्ड का मतलब पैकेज्ड भी कह सकती हो, हाँ, मैंने थोड़ा सा पैकेज सही कहता हूँ इसको। हाँ। बिल्कुल। पैकेज की अगर आप बात करो तो देखिए, हर समय हमें ये अप्रोच रखना चाहिए, जो मेरा मानना है कि आजकल टाइम में हर कोई बहुत बिजी है। अगर मैं सबको बहुत स्ट्रिक्ट करने लगे तो जो कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। हम लोग एक फ्रेज हमेशा सुनते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर हम बहुत चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। अब जैसे आपने ब्रेड की बात की, ऑब्वियसली ब्रेड पैकेज्ड फूड है, लेकिन उसका जो सेल्फ लाइफ होता है 3 to 4 days का होता है। ऐसा नहीं होता है कि महीनों का होता है। अगर आप आज ब्रेड लेकर के आ रहे हो, उसका 7-6 तक का उसका वो होगा। सही। हम क्या कर सकते हैं उसका, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसके अंदर मेयोनीज ना ऐड करें, क्योंकि वो तो पूरा ऑयल और बहुत ज्यादा फैट उसके अंदर होता है। उसकी जगह पर हम दही या पनीर का मेयोनीज बना सकते हैं, और मैक्सिमम उसके अंदर वेजिटेबल अगर ऐड ऑन कर ले, प्रोटीन ऐड ऑन कर ले, जैसे सोया पनीर, ये ऐड ऑन करके उसका एक अच्छा सा मिक्स बना करके ब्रेड के अंदर अगर हम लोग फील करते हैं तो 1 या 2 ब्रेड उसमें जाती है और बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम दिन से रात तक चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि बात करते करते हम एक ऐसा तरीके से स्लैब बनाते हैं कि जैसे हमने ब्रेकफास्ट की बात कर ली, तो ब्रेकफास्ट में कोई साथ के साथ साथ आप एक नुस्खा बताइए कि अगर हम बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को क्या दे सकते हैं। वर्किंग मेल्स हैं और वो फीमेल्स हैं जो होम मेकर है, लेकिन घर का काम भी तो काम होता है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई अगर बच्चे हैं तो वो कौन सा मील उनको खाना चाहिए। हालांकि हर दिन का अलग होता है, लेकिन एक कॉमन की बात करेंगे, ऐसी सबकी बात जैसे मैंने कहा। ठीक है। मेरा खुद का 4 साल का बेटा है, एकांश। तो वो स्कूल गोइंग है अभी। तो बहुत सारी मदर क्या प्रैक्टिस करती हैं कि वो लोग बच्चे को सिर्फ दूध पिला करके, या उसके ही क्लास में काफी सारे बच्चे जिनकी पेरेंट्स से मेरी बात होती है, तो वो बताते हैं वो कुछ खा के ही नहीं जाता है। तो मुझे ये लगता है कि बच्चे को प्लीज बिना कुछ खाए मत भेजिए। एटलीस्ट उसको 2 चीज बहुत कॉमनली आप उसको दे सकते हो। एक ओट्स, जो मिल्क में आप अच्छे से बना सकते हो, मिल्क भी अच्छे से चला जाएगा बच्चे की बॉडी में। कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर ओट्स में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो आप ओट्स पॉरेज बना करके दे सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी फ्रूट शेक, जैसे कि बनाना शेक बना करके दे सकते हो, सिर्फ दूध की जगह पर उसके अंदर, क्योंकि बनाना में बहुत अच्छा पोटेशियम होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है। बट उसमें दूध नहीं होगा तो वो फिर बिल्कुल एक स्टिकी सा बन नहीं जाएगा। तो जूस डालना है ना शेक के अंदर। पर कहते हैं कि वो जो अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो उसमें साफ तौर पर वर्णन किया गया है कि फ्रूट का कभी भी दूध के साथ किसी भी तरीके का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं खुद अपने बच्चे को शेक देती हूँ। नहीं, वो आप पे डिपेंड नहीं ना करता कि आप क्या देती हो। दैट डजंट मीन कि वो हेल्दी होगा। हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं और आयुर्वेद तो ये कह रहा है, तो अगर कह रहा है तो नेचुरली बात है, हम आयुर्वेद की स्टडी को झुठला नहीं सकते। बिल्कुल झुठला नहीं सकते, बट न्यूट्रिशन साइंस में ऐसा है कि हम लोग मिल्क और शेक बना करके देना एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। हमारे न्यूट्रिशन साइंस में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि दूध और फ्रूट का जो मिक्सचर है वो कहीं से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अभी आज के टाइम पे बहुत सारे नॉलेज है। कई लोग बोलते हैं कि 7 से 8 कलर के आप फ्रूट्स खाइए, कई बोलते हैं कि फ्रूट्स को मिक्स करना भी सही नहीं है। तो ये बहुत सारे नॉलेज स्प्रेड है। डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज और आप कहाँ से रिसर्च करके आए हो। तो मैंने जहां तक पढ़ाई करी है और जो रिसर्चेस मैंने देखी है, मिल्क और फ्रूट हम जरूर खा सकते हैं। हम बचपन से खाते आ रहे हैं ना, बचपन में भी हमें मम्मी हमारी दूध केला खिला करके रखती थी। आज शायद आपको याद होगा, तो हम लोग मिल्क और बनाना जरूर खाते थे। तो आई थिंक आज भी एक अच्छा अप्रोच हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो खाली पेट जाते हैं स्कूल, उनको फिजिकली और मेंटली बहुत वहां पे वर्क करना पड़ता है, जिससे उनको वीकनेस आने के चांसेस होते हैं, डिफिशियंसी होने के चांसेस होते हैं। सही। ये तो होगी बच्चे की बात। और अगर हम जो मेल्स आते हैं जॉब पर या उसका हम किस तरीके से, ये बात हो रही है सिर्फ एक वाइट कॉलर जॉब्स की बिल्कुल। तो जो लोग भी जॉब पे जा रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट प्रैक्टिस ये हो सकती है कि वो लोग स्प्राउट्स रात में भिगो करके रख के मॉर्निंग में बहुत आसानी से उसके अंदर वेजिटेबल ऐड ऑन करें और उसको कैरी कर सकते हैं, घर से खा करके जा सकते हैं। मेंस जा रहे हैं वो भी ओट्स पॉरेज खा करके जा सकते हैं। मेरी क्लाइंट हैं जो रॉयल्स रॉयस में काम करती हैं, उनका पूरे वीक का जॉब इतना हेक्टिक था कि वो मॉर्निंग 7 o'clock निकलते थे और रात को 11 बजे आते थे। अब उनके पास टाइम नहीं था कि वो मेड रख सके या मील प्रिपेयर कर सके। तो वो क्या करती थी कि जो ओट्स पॉरेज होता है, जो हमारा ओवरनाइट सोक्ड ओट्स होता है, उसको जार में, कांच के कंटेनर में बना करके वो फ्रिज में रखती थी 1 वीक के लिए। और एवरीडे उसको वो मॉर्निंग में अब एज अ ब्रेकफास्ट उसके अंदर मिल्क, ओट्स, ड्राई फ्रूट्स,
और ये डेट्स वगैरह मिक्स करके उसको रोज लेकर के वो जाती थी। और होम मेकर को क्या ऐसा खाना चाहिए कि ताकि उनकी जो सारे दिन एनर्जी है वो बनी रहे? बिल्कुल, तो सबसे पहले तो जो हमारा मेन जो स्टार्ट होता है ना वो मॉर्निंग, आप मॉर्निंग का स्टार्ट कैसे कर रहे हो, ब्रेकफास्ट से भी पहले जरूरी है उसको देखना कि आप मॉर्निंग का स्टार्ट कैसे कर रहे हो। तो जो मैं अपने क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ और जो मेरे लिए बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप सुबह उठिए, पानी तो हम सब पीते हैं, हमको आज सब पता है कि पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद जरूर आपको आधे घंटे के अंदर भीगे हुए नट्स खाना चाहिए। वैसे तो रिकमेंडेड है कि आप ब्रेकफास्ट करो आधे घंटे के अंदर, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हम वर्किंग इतना है, बिजी रहता है, सुबह खाने का भी मन नहीं करता है। तो या तो आप भिगोए हुए नट्स जैसे कि 5 से 6 बादाम ले सकते हो अगर आप एक वीमेन हो, 5 से 6 किशमिश, 1 से 2 वॉलनट आपको जरूर लेना चाहिए और साथ में डेट्स, ये एक फीमेल के लिए बहुत जरूरी है। और अगर कोई मेल है तो 6 से 7 बादाम, अखरोट और किशमिश और फिग, ये वो भिगो करके सुबह अपना ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे कि एप्पल, बनाना आपके पास अवेलेबल है, अपने दिन की शुरुआत आपको उससे करनी चाहिए। बट आपने सारे जितना भी ये सुबह की डाइट है इसमें आपने एग का नाम नहीं लिया, क्यों? नॉनवेज इसलिए या फिर कोई कारण है इसका और? नहीं, बिल्कुल एग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है प्रोटीन का, जो लोग भी एग खाते हैं। अब एग की बात आती है ना तो नॉनवेज और वेजिटेरियन ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हमेशा हम सुनते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, एग क्या है ना कि एग जब फर्टिलाइज होता है, जैसे हमने सुना है ना कि हैचिंग करती है एग हैन, उसको जब भी अंडे आते हैं उसके ऊपर वो बैठती है 21 डेज के लिए और तब उसमें से चूजा चिकन निकलता है। लेकिन जब उसके ऊपर नहीं वो बैठ रही है, हैचिंग उसकी नहीं हो रही है, तो उसके अंदर जान नहीं है। इस वजह से आजकल लोग उसको एगिटेरियन मान रहे हैं, ना कि वो नॉनवेज है ना ही वो वेज है, बस उसके बीच की चीज है। तो आज के टाइम पे कई लोग अपने प्रोटीन इंटेक के लिए या न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए एग को एड ऑन कर रहे हैं अपने डाइट में, जबकि वो वेजिटेरियन है। तो ये है, एग आप कोई भी ले सकता है, जिनको भी लेना है, जो भी वेजिटेरियन है वो भी ले सकते हैं। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल गोइंग है। अगर वो मॉर्निंग एग लेकर के जा रहे हैं, खा करके जा रहे हैं, तो उनको प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और आजकल बच्चों में जो ग्रोथ का प्रॉब्लम आ रहा है ना बहुत ज्यादा, वो काफी हद तक सही हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे एग की अगर हम बात करें ना, जैसे आपने एक मुझे इसका बताया कि एग वेदर इट इज़ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, आपने इसका एक जो मुझे सीधा सा आंसर बताया कि दैट इज़ इन बिटवीन। यस। समहाउ मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि जितनी मैंने रिसर्च की है उसके हिसाब से क्या है, वो दो तरह से प्रोड्यूस होता है। दैट इज़ वन विद द मेटिंग, और सेकंड जो हैन है वो नॉर्मल में भी एक दिन का अंडा देती है, दैट इज नॉन फर्टाइल। उसमें 21 दिन वाला कोई लागू नहीं होता, अगर क्योंकि लेट्स से कि जो 21 दिन वाला एग है, जहाँ पर 21 दिन उस पर बैठेगी तो हैन उसमें जो चिकन पैदा होगा, अब चाहे वो नहीं भी पैदा होगा लेकिन एक भ्रूण तो बन चुका है ना। वो तो नॉन वेजिटेरियन है, उसको तो नॉन वेजिटेरियन नहीं माना जाएगा, उसको इन बिटवीन भी नहीं मान सकते। लेकिन जो माना जाता है जो कि ये जो पोल्ट्री का होता है जो हम सब यूज करते हैं, जितने भी एग खाते होंगे, वो बेसिकली वेजिटेरियन आता है। अब दूसरी बात ये है कि अब देखो, मैं हमेशा इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि जो तर्क है ना वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि या तो सामने वाला पर्सन उसको डोज ना कर सके, और अगर डोज करे तो उसका तर्क उससे भी स्ट्रॉन्ग हो। अब जैसे किसी एक पर्सन है, कोई रिलीजियस पर्सन है, मैं किसी, देखो मैं भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारे लिए तो नॉनवेज आपको पता है बिल्कुल छूना भी, लेकिन मैं कहता हूँ लॉजिक पर हमें चलना चाहिए। उनका एक लॉजिक था कि जो, चलो मान लिया कि एग जो होता है वो होता है वेजिटेरियन, मान लिया, पर जो जो उसका मटेरियल होता है, मुर्गियां तो कीड़े खाती हैं, और कीड़े खाने से जो है वो उसका जो भी प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, गुड इनफ। लेकिन अभी मैंने रिसेंट एक रिसर्च देखी कि चाहे वो कॉफ़ी पाउडर है, चाहे वो आपकी अनाज है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसमें एफडीए की तरफ से ये परमिट किया गया है कि इतने % या इतना कीड़ों का अंश हो तो वो हो सकता, माना जा सकता है, क्योंकि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे हम उस टॉपिक पर भी आते हैं, जैसे B12 प्लांट्स में से नहीं आता, लेकिन अनाज में भी B12 के कुछ अंश पाए जाते हैं। उसका रीज़न है कि जो उसकी सुंडी मर जाती है बीच में, जो कीड़ा मर जाता है, उसका B12 मिल जाता है। तो अगर हम इस कीड़े के लॉजिक पर जाए, वो तो हम जो भी फूड खा रहे हैं उसमें मिलावट तो है, और वो मिलावट जानबूझ कर नहीं की, वो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। कीड़ा जैसे कॉफी पाउडर है भाई, मैं बता देता हूँ, उसमें कॉकरोच का होता है, अंश होता है। हम कॉकरोच का कुछ अंश पी रहे हैं और दैट इज
प्रूवन, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, और ये भी नहीं मैं कहूँगा गूगल कर लेना, कर भी लोगे तो मिल जाएगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे चॉकलेट है, चाहे कॉफ़ी है, चलो मैं कह रहा हूँ लोग कहेंगे हम पीना खाना छोड़ देंगे, अनाज तो नहीं ना छोड़ सकते उसमें भी, क्योंकि या तो आपको हैवी पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ेंगे, वो भी एक तरह का जहर बन जाएगा, अदरवाइज कीड़े तो फिर भी कहीं ना कहीं रह जाएंगे। अब जो गायें होती हैं या जो भैंसें होती हैं जिनका हम दूध पीते हैं, जब वो चारा खाती हैं उसमें भी कितने तरह के कीड़े होते हैं जो बीच में ही चले जाते हैं। तो ये आंसर नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि अगर हमें एग, अगर हम उसको बिल्कुल वेजिटेरियन मान रहे हैं जो कि प्रूवन है, जो फर्टाइल नहीं है, तो उसको डाइट का हिस्सा बनाना कुछ गलत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि भाई हमारे जो लोग पर्टिकुलरली जो बी 12 नहीं ग्रहण कर पा रहे, तो जहाँ तक मुझे पता है बी 12 का सोर्स भी है, एग है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, डेयरी हमारे प्रोडक्ट्स, हाँ, उसमें बी 12 का B12 सोर्स है, तो वो एक बन सकता है डाइट का हिस्सा। सो एग के ऊपर जो बात हो रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड है, जो स्कूल टाइम से मेरी फ्रेंड है, तो उसकी किसी रिलेटिव का असम में फैक्ट्री है एग का, जो रॉ मटेरियल से एग बनाते हैं। तो मार्केट में आजकल फैक्ट्रियों में भी बनी हुई जो फोर्टिफाइड होते हैं, जिससे कि हम लोग न्यूट्रिशन एड ऑन करते हैं, वो भी आ रही है मार्केट में। तो जो लोग भी वेजिटेरियन है, बट क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में मोर ऑन थोड़ी न्यूट्रिशन की कमी तो हो ही जाती है, हम चाहे जितना कोशिश करें, तो वो लोग चाहें तो अपने प्रोटीन इंटेक के लिए बिना सोचे एग को एड ऑन कर सकते हैं। एक और बात है, अब जैसे हम डाइट की बात करें, हम बहुत ज़्यादा उलझेंगे नहीं वेज और नॉन वेज डाइट में, सिर्फ वेज की बात करेंगे। वेज डाइट में जो मेरा पर्सनल बिलीव है कि हम अपनी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को कमज़ोर नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें क्या है कि हम काफ़ी सॉफ्ट चीज़ें खा रहे हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि बड़े कॉशियस होके खा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बड़ी माप माप पे है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं हमें किसी जगह पे खुदा ना खास्ता अगर हम किसी मुसीबत में फंस चुके हैं तो हमें कुछ हार्ड फूड खाना पड़ जाए। मान लीजिए कि ऐसा ना हो कि कहीं बाढ़ में कोई फंस जाए, जंगल में फंस जाए, अब उसके पास कोई चारा नहीं है, उसको पत्ते खाने पड़े पेड़ों के, अगर वो फिर भी किसी भी हालत में नॉन वेज नहीं खाता, तो उसका जो पेट है अब इतना मासूम या इतना मुलायम बन चुका है कि वो किसी हार्ड प्रोडक्ट को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, और वो खराब हो जाएगा या टॉक्सिक भी हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि जो आप डाइट प्लान देती हो वो कहीं ना कहीं किसी इंसान को उस समय के लिए तो राहत देता है, उसको अपना वेट कम होता नजर आएगा, लेकिन समहाउ वो लॉन्ग टर्म में उसकी बॉडी को एडवर्स इफेक्ट कर रहा है। हाँ, ये तब होगा ना जब आपका जो डाइट जो आप खा रहे हो उससे हट करके आपको कुछ दिया जा रहा है। लेट्स से कोई साउथ का है, वो डोसा इडली खाता है, उनका हैबिट है और वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन अगर उसको मैं कल से बोलूं कि डोसा इडली हटा करके तुम पराठे खाने शुरू करो, तो फिर उसके लिए वो चेंज होगा, वो कुछ दिन करेगा, वेट लॉस करेगा, फिर वो छोड़ देगा, फिर वापस वो अपने रूटीन में आ जाएगा। बट मैं जो डाइट देती हूँ, इसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक मेरे क्लाइंट थे और उन्होंने ऑलमोस्ट, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने डाइट पे खुद से, उनको किसी डाइटिशियन ने या किसी भी हेल्थ कोच ने नहीं बोला था, खुद से थे। और उन्होंने 2 साल तक कोल्ड ड्रिंक और स्वीट्स को टच नहीं किया। और समहाउ वो किसी मैरिज पार्टी में गए और पानी के लिए परेशान थे, बहुत प्यास लग रही थी, गर्मी का मौसम था, पानी नहीं उनको मिल रहा था। बहुत कोशिश करने पे किसी ने उनको कोल्ड ड्रिंक दे दिया कि चलो जब तक पानी नहीं मिल रहा आप ये कोल्ड ड्रिंक पी लो। कोल्ड ड्रिंक पीते ही वो सीधा हॉस्पिटलाइज हो गए, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। मेरा जो डाइट का अप्रोच होता है वो ये होता है कि आपको बैलेंस रखना चाहिए। आप अपने शरीर को इतना स्ट्रिक्ट मत कर दो कि वो दूसरी चीजें, वो जो कहते हैं ना, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, पचा ही नहीं कर पाए। अब मैं अपने पापा के एग्जांपल आपको बताती हूँ। मेरे पापा, जब से हम उनको देख रहे हैं, बचपन से ही हम सब अपने पापा को देखते हैं, वो सिर्फ सिंपल खाना खाते थे, जैसे तोरई, टिंडा, लौकी। इसके अलावा उन्होंने कभी पनीर, छोले, ये भी देख के वो गुस्सा कर जाते थे और कभी खाया ही नहीं। जैसे कि मसाले हो गए, गरम मसाला कभी नहीं खाया। फिर भी उनको कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, ये सारी चीजों के इशू है, और एसिडिटी तो बहुत ज्यादा होती है। तो हमें क्या करना, अपने अपनी बॉडी को इस तरीके से प्लान करना है। जैसे मैं डाइट भी देती हूँ ना, तो मैं जंक फूड, जो आपने बोला ना, चीट मील, जिसको हम लोग ब्लिस मील बोलते हैं, चीट मील बोलते ही नहीं है, उसको मैं उनके कैलोरी में जरूर एड ऑन करती हूँ। और वीक में एक दिन मैं उनको जरूर ये चीज देती हूँ, ताकि उनकी जो बॉडी है उससे भी फैमिलियर रहे। ऐसा नहीं हो कि अचानक से कोई चीज मिलने पे, जैसे कि मेरे क्लाइंट के साथ हुआ, ऐसा कुछ इशू आ जाए। तो आई थिंक हमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो 80% आप अपने घर का खाना खा सकते हो, 20% आप जो आपकी मर्जी करती है वो खा सकते हो। जैसे कि मैं पूरे हफ्ते अच्छे से डाइट को फॉलो करती हूँ, लेकिन सैटरडे की नाइट को, इवनिंग को मैं डिनर घर पे नहीं बनाती। मैं बाहर जाती हूँ और जो मेरा मन करता है मैं खाती हूँ। उससे 2 चीज होती है, एक तो मुझे काम से ब्रेक मिल जाता है और नेक्स्ट वीक के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ, और मेरा जो बॉडी है उसको भी उसकी फेवरेट चीज मिल जाती है, तो वो भी नेक्स्ट
7 डे के लिए 6 डेज के लिए डाइट फॉलो करने के लिए रेडी हो जाता है। खैर, अब इसी के साथ हम आते हैं दोपहर पर। जी। सुबह का हमने नाश्ता हमने सब कर दिया कि कौन कौन से लोगों को क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन अगर हम दोपहर की बात करें उससे पहले हम एक ऐसी सब्जी, जो भी हम उसको कहें, उस पर बात करते हैं जिसके बिना शायद अब इंडिया का कोई भी ऑलमोस्ट ऐसा इंडिया का घर नहीं होगा जो अ, उसके यूज के बिना चल सके। आलू, आलू। है ना, हर जगह में वो पड़ता है। और मैं इसकी एक पर्सनल एग्जांपल ये देता हूँ। मेरे जो दादाजी थे उनकी 104 साल उम्र थी। 104 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ था। और उन्होंने अपनी ताउम्र ज़िंदगी में आलू नहीं खाया। तो मैं पूछता था कि भाई आलू आप क्यों नहीं खाते, तो उन्होंने, अब उस हिसाब से देखो, हम बात आज कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा था कि जो आलू है वो शरीर को जंग लगाता है, हड्डियों को जंग लगाता है और ऑक्सीडाइज करता है, अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें तो समझ आ सकता है कि ठीक है भैया, बुजुर्ग हैं, उनको हम मतलब बात करेंगे कि नहीं ऐसी नहीं होती, तो उनके पास एक लाठी पड़ी होती थी, वो पढ़नी थी, उसके डर से हमने कभी बात की नहीं। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद, जब उनकी अस्थियां मैंने ही सारा उनका किया संस्कार वगैरह, और अस्थियां कभी मैंने परवाना था जब लेकिन उनकी अस्थियां देखी, 104 साल की उम्र की अस्थियां थी, और आसपास जब लोग अस्थियां बहा रहे थे अपने परिजनों की, कोई होगा 50 का 60 का, किसी की काले रंग की थी, और उनकी बिल्कुल वाइट, एक छोटा सा निशान तक नहीं था उस पर। एज प्रूवन, अब उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कहा था वो बिल्कुल ठीक हुआ कि उनकी अस्थियां यानी कि हड्डियां बिल्कुल साफ थी। तो उसका रीजन सिर्फ आलू नहीं रहा होगा। आलू को तो वो जरूर अवॉइड करते होंगे, लेकिन साथ में डाइट भी वो अच्छी लेते होंगे। नेचुरली बात है, जो पर्सन आलू जैसी चीज को अवॉइड कर सकता है तो उसकी बाकी चीजों तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर आप अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में फाइबर ले रहे हो, कार्ब्स ले रहे हो, और फैट अच्छी मात्रा में ले रहे हो, फैट में मतलब आपका जो गुड फैट है वो अच्छी मात्रा में ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, तो आपका जो बॉडी है वो अंदर से क्लीन रहेगा, मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। अभी बात होती है आलू की। तो आलू एज सच ऐसा कोई विलन नहीं है। हम लोग जब कई बार हम अपने क्लाइंट को मॉर्निंग में बेक्ड आलू या फिर मैश्ड आलू पोटैटो जो होता है उसको खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि हम लोग उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्योंकि सुबह के टाइम पे हम लोग का जो कैलोरी होती है ना बॉडी में, वो पूरी एम्प्टी रहती, खाली रहता है, स्टोरेज भी नहीं रहता है। तो इंस्टेंट किक देने के लिए बॉडी को पोटैटो बहुत अच्छा एक सोर्स हो सकता है। पोटेशियम है, अगर बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई है, अगर कोई बच्चा किसी भी वजह से उसका मेंटल या फिजिकल ग्रोथ रुका है, उसके लिए पोटैटो, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है जो 6 मंथ के बाद 12 मंथ से पहले ही जो खाना स्टार्ट करते हैं, उनके लिए पोटैटो बहुत एक अच्छा वो हो सकता है। जैसे कोई डायबिटिक है उसको पोटैटो बिल्कुल मना करते हैं, बट हम कहते हैं कि पोटैटो के अंदर रेजिस्टेंस स्टार्च होता है, उसको अगर हमने बाइंड कर दिया तो हम डायबिटिक पर्सन को भी पोटैटो दे सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, आप आलू को बॉईल कर लीजिए, बॉईल करके एक रात पहले उसको फ्रिज में डाल दीजिए। जब आप उसको फ्रिज में डालते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस स्टार्च होता है वो बाइंड हो जाता है, और जिससे ग्लूकोज स्पाइक नहीं होती है। अगली मॉर्निंग आप उसको निकालिए और उसका जो सब्जी बनाना है बना करके जो भी करना है खाइए, आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। सो बिल्कुल पोटैटो आप बिल्कुल अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, और उसके साथ जो भी डाइट है उसको भी आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। तो इसी पर इससे पहले हम अगले क्वेश्चन पर बढ़े, तो जैसे हमने इस पॉडकास्ट का एक फॉर्मेट रखा था कि बातों बातों में हम बात करेंगे कि जो सुबह का है उसका नुस्खा क्या है। अब दोपहर का एक कॉमन नुस्खा कर लेते हैं कि कॉमन खाना क्या हो सकता है, एक कंप्लीट थाली क्या हो सकती है दोपहर की। जो भी आपके घर में बन रहा है, जो भी राजमा बना है, राजमा चावल हो सकता है, छोले चावल हो सकता है, रोटी सब्जी दाल हो सकता है। मेन जो ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि आपकी जो थाली है ना उसके अंदर कार्ब्स प्रोटीन जरूर होना चाहिए। जैसे कि हमने सब्जी है वो होना चाहिए, सैलेड होना चाहिए, इसके साथ हमारा जो अगर पनीर वगैरह की सब्जी बनी, अगर आपने दाल लिया है उस दिन कोशिश करिए पनीर की सब्जी खाने के लिए, क्योंकि दाल के अंदर ऑब्वियसली प्रोटीन होता है, तो गुड फैट के लिए हम पनीर ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके साथ हम छाछ या दही, तो जो भी इंडियन थाली होती है, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, उधर वो लोग ज्वार इसकी ज्यादा रोटी यूज करते हैं, रागी का आटा यूज करते हैं। तो ये अच्छा है, जो भी आपके घर में सालों से खाते हुए आ रहे हैं, जो भी बन रहा है वो आप अपने लंच में बिल्कुल ले सकते हो आराम से। अब जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना अपने दादाजी की, कि उनकी जो बोन्स थे वो बिल्कुल वाइट थे, क्या रीजन था ना, आपको याद होगा, मेरे बाबा का मुझे याद है, वो चटनी के बिना खाना नहीं खाते थे। वो कुछ भी ले आते थे, सहतूत लेकर के आते थे, रॉ मैंगो लेकर के आते थे, धनिया तोड़ के लाते थे, मिंट लेकर के आते थे, और उसकी चटनी जरूर बनवाते थे। तो हम ये प्रैक्टिस जो हमारी सालों से होती आ रही है ना, जो हमारे
दादी नानीज के टाइम के जो नुस्खे वो लोग फॉलो करते थे, वो जरूर आज के टाइम पे एड ऑन करना चाहिए, रादर देन हम फैंसी चीजों पे जा रहे हैं। आजकल लोग सैलेड इतना ज्यादा लंच में खा रहे हैं, वो कहाँ वो सेटिस्फाई ही नहीं करता है, सटाइटी ही नहीं देता, फुलनेस की फीलिंग ही नहीं देता है। अगर हम अपनी जो इंडियन थाली है जो हमारे घर में बनती हुई आ रही है उसको खाइए पोर्शन कंट्रोल के साथ और प्रॉपर मील के साथ, तो डेफिनेटली आपको सटाइटी फील होगा और आपके वेट लॉस में भी और हेल्थ में भी आपकी बहुत मदद करेगा। अब हम बात करते हैं, अभी आपने एक बात कही थी कि गुड गुड फैट, गुड, तो फिर बैड फैट क्या होती है? देखिए जो हमारा जो वो होता है बैड फैट, दो तरीके का होता है, हम सबको पता है। एक बैड फैट होता है, गुड फैट होता है। बैड फैट की जो बात की है वो ट्रांस फैट, सिंपल लैंग्वेज में उसको हम लोग ट्रांस फैट। थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन कर वो क्या है, जैसे हम लोग पहले हलवा मेरी मम्मी बनाती थी तो डालडा में बनाती थी, उस टाइम पे तो हमें पता था नहीं कि क्या है। अगर हम लोग शुद्ध घी को देसी घी बोलते थे और वहीं घी को डालडा बोलते थे जिसके अंदर हलवा बनाते थे। हलवा खाने के बाद आपको याद होगा शायद, अगर आपने खाया हो या मेरी आपकी काफी सारी हमारी ऑडियंस ने खाया होगा, ऊपर टंग के ऊपर ना एक लेयर सा फील होता था, जम जाता था। वो बॉडी के अंदर जा करके ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और जो ब्लड फ्लो है उसको रोकता है, क्योंकि जो लेयर्स है हमारे इनर लेयर्स है जो ब्लड फ्लो होता है उसको थिक करता है, जिससे स्पेस कम होता है। जैसे नल होता है ना, जो नल चलता है उसकी पाइपलाइन होती है पूरी, एक बार क्या होता है कि नल से पानी आना बंद हो जाता है या किचन के एक जगह पे बहुत सारा पानी इकट्ठा होने लग जाता है, क्योंकि गंदगी जमते 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 वो पाइप का स्पेस ही कम हो जाता है, जिससे पानी का फ्लो अच्छे से नहीं होता है और जिससे ब्लॉकेज आती है। तो उसी वजह से अगर हम ट्रांसफैट खा रहे हैं, डालडा खा रहे हैं, अगर हम बाहर पकौड़े समोसे जो खा रहे हैं, ऑयल रीयूजिंग, एक के बाद दो के बाद हम लोग ऑयल को बार बार फ्राई करते हैं, वो भी ट्रांसफैट में कन्वर्ट होता है। वो चीजें हमें नहीं लेनी है। वो क्या करता है, वही हमारा हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लॉकेज ही क्रिएट करता है। आजकल बहुत हम लोग कॉमनली सुनते हैं कि बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर पाइप लगाना पड़ गया है, ये बहुत लेमैन लैंग्वेज है। वो इसी वजह से, स्टंट कह सकते हैं, स्टंट तो अलग होता है। जी बिल्कुल, वो क्या करता है, वो इसी वजह से कि हमारी जो नेचुरल वो है ना उसको ब्लॉक कर दिया है बिल्कुल, अब उसमें थोड़ा भी स्पेस नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया है, इस वजह से उसको हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है। अब गुड फैट की अगर हम बात करें, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ये सारी चीजें हमारे डाइट में होना चाहिए। जो क्या करता है ना, उसको क्लीन करता है, जो क्लटर्ड है उसको क्लीन करके, उसको जो हमारा वो है फूड पाइप है उसको क्लीन करता है, जिससे जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, आजकल सबको पता है कि ओमेगा 3 लेना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कॉमन मिस्टेक लोग ये कर रहे हैं कि जब या तो सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ओमेगा 3, 6 और 9 तीनों का ही ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमें कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। जो भी डॉक्टर और केमिस्ट सजेस्ट कर देते हैं वो लोग लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ना एक रेशियो होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, हमें एक पॉइंट ओमेगा 3 का और ओमेगा 6 का 3 पोर्शन लेना चाहिए, ये कॉमन रेशियो होता है। बट आज के टाइम पे जो रेशियो है वो 1 पॉइंट अगर हमें ओमेगा 3 मिल रहा है तो 17 पॉइंट ओमेगा 6 मिल रहा है, क्योंकि वो हमें बाय नेचुरल मिलेगा ही। जो हम मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो भी ऑयल यूज करता है उसके अंदर 6 और 9 होते ही होते हैं, तो हमें उसको एडिशनली नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो रेशियो है वो बढ़ गया है आज के टाइम पे। ओमेगा 3 बहुत कम होता है, फ्लैक्सीड में होता है, वॉलनट में होता है, हम सब जानते हैं, बट उसका कन्वर्जन होता है, वो बहुत ही टेक्निकल टर्म हो जाएगा। अगर मैं ALA DHA की बात करूँ तो वो कन्वर्जन होता है उनके अंदर, तब वो जाकर के बॉडी मिलती है। जब बॉडी अब्सॉर्ब करता है तब वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए हर किसी को सिर्फ ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन आज के टाइम पे जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं ना, हार्ट फेल्योर हो रहा है एक्सरसाइज करते करते, वो लोग वो हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रीजन है, क्योंकि गुड फैट बॉडी में अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा है। हाँ, आप ना एक पंजाबी के साथ पॉडकास्ट कर रही हो, जितना आप समझा रही हो ना उतनी देर में पंजाबी खा के पचा लेता है। जो भी हो। ओके ठीक है, तो मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं, टेक्निकल जाना चाहिए क्योंकि सारी ऑडियंस पंजाबी तो नहीं है ना। नहीं, एक्चुअली ये चीजें नहीं पता है लोगों को, जिससे वो लोग मिस हाँ, बिल्कुल कर सही जाते बात हैं। है, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि डालडा की बात है, मैंने ना ये चीज़ पढ़ी थी, डोंट नो कितनी ये जेन्युइन सोर्सेज थे, कि जो ये देसी घी हो गया या फिर ये मस्टर्ड ऑयल हो गया या फिर पीनट्स का सीड हो गया, इसकी स्पेसिफिकली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे है ना, होती है। मुझे मैं बिल्कुल टेक्निकली नहीं जाता क्योंकि मुझे भी याद नहीं है कितने सेंटीग्रेड पे। एग्जाम्पल के तौर पे कि मानो हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ें, ऑयल जो चीज़ है वो
37 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वो बॉयल बॉयल नहीं हो जाते, पिघल जाते हैं, हाँ हाँ पिघली हुई अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन जो डालडा घी होता है वो अराउंड 45 डिग्री के आसपास जाके पिघली हुई अवस्था में आता है, तो इतनी बॉडी का तो टेम्परेचर होना पॉसिबल नहीं है हम्म 45 डिग्री का। हम्म तो इसलिए फिर वो पिघली हुई अवस्था में रहता नहीं है, जितना वो डाइजेस्ट हो गया वेस्ट के साथ निकल गया, बाकी जैसा आप कह रही हो कि वो जम जाता है। क्या ऐसा कुछ है या फिर ये जस्ट एक ये भी एक रीजन हो सकता है, ये भी एक रीजन है। हर ऑयल का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हाँ हैं? मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग होता पॉइंट है, वुड बी जिससे हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि डीप फ्राइंग के लिए ये ऑयल यूज करिए, ड्रेसिंग के लिए ये ऑयल यूज करिए, या आपको सब्जी बनानी है तो ये ऑयल यूज करिए। बट डालडा क्या है ना कि वो है ही ट्रांसफैट ही, उसको ट्रांसफैट की जब हम बात करते हैं, अलग अलग जैसे सैचुरेटेड फैट होता है, वैसे डालडा ट्रांसफैट में डालडा का ही नाम आता है, जो कि बिल्कुल ही बेकार है, शरीर का उसको कोई यूज नहीं है, वो हार्म ही करता है। तो ये भी जो आपने बोला ये भी एक रीजन है, और साथ में जो हमने बताया कि उसका प्रोसेस ही, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसको एम्प्टी कैलोरी भी नहीं बोल सकते। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर जहाँ पर बहुत कोई गर्म जगह है वहां पर अगर समहाउ उसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि जहां तक मुझे डालडा के बारे में पता है कि डालडा सब्स्टिट्यूट था देसी घी का, देसी घी का, और ये यूरोप में खासकर ब्रिटेन में शुरू हुआ था ताकि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और फर्स्टली ये आई थिंक इन द फॉर्म ऑफ बटर था, इस तरीके का बटर बना था पहले, जो ये कंपनी थी ना डालडा, हाँ 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 ये बटर बनाती थी, सैचुरेटेड बटर बटर बनाती ओके थी। देन उसके बाद यहाँ पर जो डालडा है, मुझे उसका ना नाम किस तरीके से बड़ा था भूल गया, जो बनाया था। देन उसके बाद फिर यहाँ पर उन्होंने लैब खोल के, यहाँ के पर्सन थे, पारसी थे, उन्होंने फिर इसको डालडा में चेंज किया था, तो सैचुरेटेड फैट बना था। अभी तो शायद इसको फॉर्च्यूनर ने शायद कर लिया है, फॉर्च्यून जो है, जो भी अडानी का, उसने कर लिया टेक ओवर 2003 में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी तो माना जाता है कि जो इसका ज़्यादा यूज़ हुआ था ना वो 80s से लेकर 90s के बीच में ज़्यादा हुआ था, और उस समय में हार्ट अटैक के मामले बहुत बड़े थे। बहुत बड़े थे। तो ये पॉसिबल हो सकता है ना। तो एक और स्टोरी मैं बता रही हूँ आपको, एक ट्रेंड्सो में आई थी आंटी, उन्होंने वही जो मैंने ओमेगा 3 की बात करी ना, उनका कुछ था, ट्राइग्लिसराइड का कुछ इशू था, तो मैंने उनको बोला कि आप ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन करिए। एक है हमारा बायोलॉजिकल एज और एक है हमारी बॉडी की एज अंदर से कैसी है, तो वो बहुत मैटर करता है। तो मैंने उनको बोला कि आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन करिए, तो बोली कि मेरा फॉरेन से आता है ओमेगा 3, बहुत प्राउडली बोली। मैंने बोला कि आप एक बार चेक कर लेना उसके अंदर ओमेगा 3, 6 और 9 ना हो, क्योंकि बहुत कॉमन है, लोग ये दे रहे हैं। तो उन्होंने जब भेजा तो उसमें एग्जैक्टली ओमेगा 3, 6 और 9 था, जबकि हमें 6 और 9 के सप्लीमेंटेशन की नीड ही नहीं है। अगर आप मान लो कि वैसे ही 1:17 का हो रहा है, तो अगर आप और ओमेगा 3 लोगे, उससे ज्यादा भी तो 6 और 9 ले रहे हो। आपके कहने का मतलब ये है कि ओमेगा 6 और 9 आपको ऑयल में मिल रहा है, ऑयल में मिल जाता है, और खाने इस में मिल ऑयल जाता को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑयल्स के बारे में बात करें तो एक जो सबसे कॉमन है मस्टर्ड ऑयल है। देन पीनट ऑयल तो हर कोई यूज़ नहीं करता, और देन इसके बाद सबसे मेरे हिसाब से एक्सट्रीम में आता है ऑलिव ऑयल, है ऑलिव ऑयल। है ना। तो कौन सा भी, लेट्स से अगर हम बजट की बात ना करें, बजटिंग की बात ना करें, अगर हम बिल्कुल एक बात करें कि ठीक है इंसान कह रहा है भाई पैसे खर्च लूंगा, लेकिन मुझे आप सबसे बेस्ट रिकमेंड करिए ऑयल, तो इन तीनों में से आप किसको रिकमेंड करेंगी? मैं उसको रिकमेंड करूंगी कि जो आपके रीजन में आसानी से अवेलेबल है और जिस सीजन में जो ऑयल अवेलेबल है उसको आप यूज करिए, जो भी है। अगर आप साउथ में हैं आप कोकोनट ऑयल यूज करिए, अगर आप इधर बिहार यूपी साइड में हैं आप मस्टर्ड ऑयल यूज करिए, क्योंकि क्या होता है कि गॉड ने बॉडी को बनाया ही वैसा है, और हम उस रीजन में है ही क्योंकि हम उस चीज को अडॉप्ट कर चुके हैं, वो हमारी बॉडी को सूट करता है। और हाँ, अगर मैं अपने दादाजी की बात करूं तो ऑयल से याद आ गया, वो मस्टर्ड ऑयल कच्चा पी लेते थे, डोंट नो, बट वो कच्चा पी लेते थे। करते थे ये लोग प्रैक्टिस। पहले घी भी ऐसे, घी तो चलो मैं भी कच्चा पी लेता हूँ, ये तो हम भी नहीं छोड़ते, लेकिन मस्टर्ड ऑयल कच्चा पी लेते थे। तो वो उनका कुछ रहा होगा, बट इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक तो नहीं है हेल्थ पर्सपेक्टिव से। जो उनका वर्जन था कि ये डाइजेशन को बड़ा स्मूथ करता है और फूड पाइप को क्लीन करके रखता है। आप कोई चीज़ खाओगे वो अड़ेगी नहीं आपकी फूड पाइप में, आपको तंग नहीं करेगी। तो ये उनका रीजन था, डोंट नो अब कितना साइंटिफिक बहुत था। अच्छा उनका रीजन था, बट वही चीज है ना कि हम लोग गुड फैट क्यों कह रहे हैं कि आप गुड फैट लीजिए, वो भी यही करता है कि वो चिकनाई जो कहते हैं ना, वो अंदर चिकनाई क्रिएट करता है कि जो भी हम खा रहे हैं वो इजिली स्मूथली हमारे डाइजेशन वगैरह में सब कुछ में जाकर के डाइजेस्ट होकर के बाहर हो जाए जो वेस्ट मटेरियल है। इसलिए क्योंकि आजकल फैट लोगों ने इतना कम कर दिया खाना कि फैट हमें मोटा कर देगा, उस चक्कर में कॉन्स्टिपेशन,
एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये लोगों को प्रॉब्लम फील होने लगी, हार्ट बर्निंग ये होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ये एकदम आजकल हमने देखा है कि सडन कोलैप्स, ये भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ का हिस्सा है कि हम अपने आप को इतना हेल्थ कॉन्शियस कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमें फ्रीली खानी चाहिए वो भी हम नहीं खा पाते, सिर्फ इसी चीज़ में कि भाई ये तो अगर खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा, या फिर जिसका बढ़ा हुआ उसका मतलब जो बढ़ाना चाहता है और कम हो जाएगा, भाई मेरा वजन बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो कुछ ऐसा है कि भाई ये सडन कोलैप्स, मैंने काफ़ी आप वीडियोस भी देखती हैं, अचानक से कोलैप्स हो गया इंसान। हाँ एग्जैक्टली। एक तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी चीज अचानक से हम देखते हैं ना, वो एग्जैक्टली अचानक से होती नहीं है। बॉडी जो है ना हमारी, हमें साइन देते स्टार्ट करती है, धीरे धीरे देती है, हम उसको इग्नोर करते हैं। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि एक मेडिकल स्टोर के बाहर ना एक कुत्ता बैठा करता था हमेशा, और वो ऑलवेज रोने जैसा कू 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 आवाज हमेशा करता था। तो जब भी आता था वो ऐसे ही करता था। तो एक बंदा बार बार उस मेडिकल पे आता था, वो कुत्ता वहीं मिलता था और उसी कंडीशन में मिलता था। तो उसने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि यार इसका क्या रीजन है, हमेशा क्यों ऐसे कू करते रहता है। तो बोला कि वो जहाँ बैठता है ना, वहाँ पे एक छोटा सा किल जाता है ना, वो जो होता है वो है, और वो उसको चुभता है। तो बोले कि वो हट क्यों नहीं जाता फिर वहां से, स्पेस अपना चेंज कर दे। तो उसने बोला कि वो इतना भी नहीं चुभता है कि उसको स्पेस चेंज करने की जरूरत पड़े। तो वही वाली बात है कि हम लोग अपने बॉडी के जो छोटे साइंस होते हैं ना, जब तक हम कोलैप्स करने की कंडीशन में नहीं आते तब तक हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। ज्यादातर हमने सुना है ये जिम करते हुए या एक्सरसाइज करते हुए। अब इसमें क्या है, हम 1-2 घंटे एक्सरसाइज, जब हम अचानक से हमें लगता है कि हमें फिट होना है, हमें ये करना है वो करना है, तो उसमें सबसे पहले आते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे। 1-2 घंटे वो जंप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं और उसके पहले क्या करते हैं? क्या हमने अपनी बॉडी को वो फ्यूल दिया है जो मसल्स लॉस को रिपेयर कर सके, जो वर्कआउट के दौरान होता है? जब भी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का जो सोर्स है वो जरूर खाना है। आप एक पीनट बटर खा सकते हो, पीनट बटर का टोस्ट खा सकते हो ब्रेड के ऊपर लगा करके, एप्पल खा सकते हो, बेस्ट है बनाना खा सकते हो। अगर आप उसको बिना खाए जा रहे हो तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन स्टोरेज होता है, वो प्रोटीन स्पेयर इफेक्ट उसको बोलते हैं, उसको यूज करने लगता है, क्योंकि हमने उसको दिया ही नहीं एनर्जी के लिए, क्योंकि यूज हो रहा है। और उसके बाद जब हम आते हैं और अगर हमने अच्छे मात्रा में प्रोटीन नहीं लिया तो डेफिसिट क्रिएट करता है, और जो जाकर के धीरे धीरे बॉडी के अंदर, अभी मैं अपने होम टाउन में थी, वहां पे मैंने एक लोगों से मिला, उनका वेट काफी ज्यादा था। तो उन्होंने बोला कि मैं जिम जाता था पहले, मेरा वजन बहुत कम हो गया था, मैं आकर के सिर्फ दूध पीता था, जिसकी वजह से मेरा वजन कम हो गया, बट अचानक से मुझे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम फील होने लगी। क्योंकि क्या किया आपने, आप खाली पेट गए एक्सरसाइज करके आए और आपने सिर्फ दूध पिया, ऊपर से उसको और कोलेस्ट्रॉल दे दिया। प्रोटीन बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से लोग कोलैप्स कर जा रहे हैं, क्योंकि वो डाइट शरीर को नहीं दे रहा है। तो ये एक रीजन है कि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, बट आपको डाइट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होनी चाहिए अगर आप 1 से 2 घंटा अच्छा जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। तो बात करते हैं अब हम डिनर की। जी। पहली बात तो ये कि डिनर का एक टाइम स्पेसिफिक बता दीजिए कि कौन से टाइम पे करना चाहिए, और किस तरीके का होना चाहिए, और उसके बाद जब भूख लगे फिर भी क्या करना चाहिए। अब आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो रहा है कि अर्ली डिनर, मैं पर्सनली इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। अब मैं किसी को बोलूँ तुम 6 बजे खाना खा लो, वो ऑफिस से ही आ रहा है 10 बजे, तो उसको मैं कैसे बोलूँ कि आप 6 बजे खाना खा लो। या फिर वो कैरी करते हैं, तो सुबह का बनाया हुआ खाना शाम को, पूरे दिन वो वर्क कर रहा है, बिजी है, शाम को उसको लगता है कि मैं अच्छा गर्म खाना खाऊं, टेस्टी खाना खाऊं, वो कितने दिन ठंडा खाना टिफिन में सुबह का बनाया हुआ खा सकता है। तो बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो क्या है, आप जब भी सोते हो उसके 2 to 3 आवर्स पहले आपको खाना खाना है। क्या होना चाहिए, खाना खाते आपको बैठना या लेटना नहीं है, आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप थोड़ा वॉक कर सके, थोड़ा अपना कुछ इधर उधर फिजिकल एक्टिविटी, ताकि जो फूड है वो डाइजेशन की प्रोसेस में आ जाए, और उसके बाद आप अपना स्लीप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अर्ली डिनर लोग कर लेते हैं, मेरे काफी सारे क्लाइंट जब स्टार्टिंग में आए थे वो बोले कि मैम अर्ली डिनर हम कर लेते हैं लेकिन रात में भूख लगती है। हाँ। तो पहले तो ये आप प्रैक्टिस करो, जैसे काफी सारी वीमेन होती हैं जो मदर हैं, उनका छोटा बच्चा है, तो वो क्या करेंगे, जल्दी खाना तो खा लेंगे लेकिन बच्चे ने तो जगाना है आपको 12-1 बजे तक, उस समय पे आप क्या करोगे, आपको भूख लगेगी, तो जल्दी में हम बिस्किट खाते हैं, जो भी मैगी है वो बना करके खा लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये प्रैक्टिस करो कि आप सोने के 3 घंटे पहले ही डिनर करो। और इसके अलावा अगर आप जल्दी खा ले तो फिर भी भूख लगती है, तो आप एक मिल्क और हल्दी मिल्क पी सकते हो सोने से पहले, बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस है। उसके अंदर थोड़ा सा नटमेग डाल सकते हो, नींद भी आपकी अच्छी करेगा, पूरे दिन की थकान भी दूर करेगा और आपकी भूख भी मिटाएगा।
इसके अलावा थोड़ा सा काजू, सोने से पहले आप 2 काजू खा सकते हो, और इवन ये रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। 2 काजू आपको सोने से पहले जरूर खाना चाहिए। ये आपके हेल्थ को भी मिनरल्स प्रोवाइड कराता है और अच्छी नींद लेने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। लेकिन ये जो माना जाता है काजू वगैरह होते हैं तो बीपी को बूस्टअप करते हैं, तो सोने से पहले काजू खा के बीपी बूस्टअप हो गया, सुबह बंदा उठे ही ना। अब ये तो लोग बहुत ज्यादा कह देते हैं कि काजू खाने से बीपी बढ़ेगा, लेकिन उनको ये पता है कि वो समोसे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो तो लोग नहीं विश्वास करते हैं। लेकिन आप एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज में लगा रही हो ना कि समोसे से ना मरो, काजू से मरो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बीपी बढ़ना और नहीं, बीपी बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना किसी एक स्पेसिफिक फूड से होता ही नहीं है, खास करके अगर आप नेचुरल फूड खा रहे हैं तो। अगर आप मॉडरेशन में खा रहे हैं और सही तरीके से सही वक्त पे खा रहे हैं, तो वो बिल्कुल नुकसान नहीं करता है। बीपी बढ़ने के पीछे सिर्फ काजू रीजन नहीं है, उसके लेकिन पीछे भी काजू की एक हजार दिक्कत है ना कि 2 खाए कौन, 2 खा सकता है कोई अगर सामने काजू पड़े और बंदा कंट्रोल कर ले। यही तो है ना कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है आप कि कुछ ऐसा focus बताइए ना कि बंदा बिल्कुल ही कंट्रोल कर रहा है कि बस उसके बाद मैंने खाना ही नहीं है। अब जो कोई चीज ऐसी बताइए, जैसे हल्दी वाला दूध है, बंदा मजबूरी में पिएगा, ये नहीं कहेगा 1 गिलास और चाहिए, बस जो पी लिया वही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बेटर तो आप काजू अवॉइड कर दीजिए, आप दूध पे आप जाइए। काजू जैसी चीज बता रही है, जो बंदा जितना सामने हो वो खाई जाएगा। ये तो है, मेरा बच्चा है, उसको भी बहुत पसंद है हाँ, काजू, वही कह रहा हूँ। बट हमें ही कंट्रोल करना है। हम जितना अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये खाना खाओ। मैंने एक बड़ी अच्छी बुक में पढ़ी थी, बड़े अच्छा उन्होंने बात किया। उन्होंने बोला कि इम्यूनिटी कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो बिल्ड की जा सके। इम्यूनिटी हमारे माइंड का वो जो थॉट है वो है। तो वही सेम यही है कि आप अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्रामिंग कर लो ना कि उसके बाद वो, जैसे अब मिठाई तो सबको पसंद है खानी, बट हमें पता है कि उसको पोर्शन में खाना है, तो हम थोड़ा ही खाते हैं अगर हम हेल्थ कॉन्शियस या हेल्दी रहना चाहते हैं। तो सेम काजू भी आपको पता है कि इतना ही खाना है, तो आप उतना ही खाओगे, फिर उसके बाद नहीं खाओगे आप। देन अगर हम बिल्कुल अब उस पार्ट की बात करें जिस पार्ट से एटलीस्ट मैं तो जूझ रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको अपनी सारी कंसल्ट भी आपसे किया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरा ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है और मुझे इतना इंटेंस ट्रैवल करना पड़ता है कि किसी भी हालत में मैं उस डाइट को फॉलो कर ही नहीं सकता। तो अब जैसे मुझे अपनी बॉडी का पर्सनली पता है कि मेरी बॉडी इतनी एडजस्टेबल है कि अगर मैं लेट से 3-4 दिन लगातार हर रोज़ 5-6 किलोमीटर चल जाऊँ तो मैं कम से कम 3 से 4 किलोग्राम का वेट लूज़ कर लूँगा, मुझे इतना पता है। तो मैं इतना कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो थोड़ा वो तो होता है, जैसे आप कह रही हो बॉडी साइन देना शुरू कर देती है। अब अपना काम तो छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे मेरे जैसे कितने होंगे जो ये काम तो नहीं कर रहे, लेकिन वो ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आप डाइट को फॉलो नहीं कर सकते। जैसे आप कह रहे हो कि भाई अब जो इंसान 10 बजे रात को घर आ रहा है वो 6 बजे खाना कैसे खा लेगा। नेचुरली बात है, वो अपने घर से लेट से पका हुआ भी लेकर जाए तो उस समय अगर वो दोबारा गर्म करता भी है तो वो टेस्ट और वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रह जाएगी जो बिल्कुल पके ताज़ा पके खाने में होती है। तो एक मैं चाहता हूँ कि आप एक मेरे जैसे और मेरे जैसे कई हजारों लाखों करोड़ों लोगों को एक ऐसा पर्टिकुलरली बता सकती हैं, स्ट्रक्चर बता सकती हैं जिसमें हम डाइट को फॉलो ना करके भी अपनी बॉडी का, जिसे हम बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। और समहाउ जो छोटी छोटी डिजीजेस नहीं कह सकते, छोटे छोटे इंडिकेशंस हैं जो बाद में Lifestyle सडन कोलैप्स का disorders। कारण बनते हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम कि हम एक ऐसे पर्टिकुलरली एक बिल्कुल कॉमन वेजिटेरियन डाइट की बात करें कि जो इंसान अपने आप को जब उसको कंज्यूम करे तो उसको ये भी गिल्ट ना हो। क्योंकि मेरा क्या चीज़ है कि जैसे मैं अब आपको अपना पर्सनल बताऊं कि लेट्स से कि मैंने चाय छोड़ दी या फिर मैंने किसी फास्ट फूड को कुछ भी छोड़ दिया। अब मैंने उसको छोड़ दिया ना, तो जब उसको मैं समहाउ किसी हालत में गलती से कंज्यूम कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए गिल्ट हो जाएगा, यार मैंने खा लिया, नहीं खाना चाहिए था ना। ऐसा भी ना हो, एक मिक्स डाइट हो और एक मिक्स ऐसा आप कर सकती हो, स्ट्रक्चर बता सकती हो कि जिससे कोई पर्सन अपने मनपसंद चीज़ें भी खाए और जो उसकी रूटीन है, हार्ड रूटीन है, टफ रूटीन है, उसको भी अच्छे से बैलेंस कर ले। ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरी क्लाइंट काफी रहे हैं जिन लोग ऐसे हेक्टिक शेड्यूल में रहते हैं। जैसा मैंने बताया कि क्लाइंट है वो सुबह
7 o'clock बाहर ऑफिस जाती है, 11 o'clock आती है। ऐसे काफी सारे, जैसे बैंक में लोग हैं, काफी सीडेंटरी उनकी लाइफस्टाइल है और बहुत बिजी रहते हैं। जाने का तो फिक्स है ऑफिस, आने का टाइम फिक्स नहीं है। ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ उनको डाइट करना ही नहीं है। उनको बिल्कुल डाइट के ऊपर फोकस करके स्ट्रेस ही बढ़ता है और कुछ बढ़ता है। जैसे आपने गिल्ट की बात करी कि अगर आपने खा लिया तो गिल्ट जहां हुआ वो आपके गट के ऊपर स्ट्रेस डालेगा, आपका मेटाबॉलिज्म के ऊपर स्ट्रेस डालेगा, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ऐसे लोगों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले एटलीस्ट 20 to 21 डेज के लिए आप अपने डाइट के ऊपर बिल्कुल फोकस मत करो। आप जो खा रहे हो वही खाना खाओ, लेकिन उसकी जगह पर आप बस एक एडिशनल चीज ऐड ऑन कर दो, वो है मूवमेंट। आप पूरे दिन में कोशिश करो कि आप कम से कम 6 से 8 थाउजेंड स्टेप चलो। इतना भी नहीं हो रहा बट आप कोशिश करो। जैसे कि अगर आप बैठे हैं ऑफिस में बैठे हैं, आपको पानी चाहिए, तो लोग क्या करते हैं 1 से 2 लीटर की पानी की बोतल लेकर के रख लेते हैं अपने टेबल पे। उसकी जगह पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप ½ लीटर का बोतल रखो, उसको पियो, और जब वो खाली होता है तो आप प्लीज अपने प्यून को मत बोलिए, आप खुद जाकर के भर के आइए। उससे आपका स्टेप काउंट होगा। ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करके हम मूवमेंट को एड ऑन करें पहले 20 to 21 डेज के लिए। इससे बहुत इफेक्ट बॉडी के अंदर आप धीरे धीरे फील करोगे कि चेंजेस आ रहे हैं। अब आया नेक्स्ट 21 डेज, आपने क्या प्रैक्टिस करना है कि आपको क्या करना है कि आप देखो कि जो भी आप खा रहे हो उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करने की कोशिश करो। जो भी आपका, जैसे मुझे टी पीना बहुत पसंद है, मैं बहुत बड़ी टी लवर हूँ, तो मैं उसमें क्या करूंगी कि अगर मेरे को चाय पीना है तो मैं कोशिश करूंगी अगर मैं 4 कप चाय पी रही हूँ मैं उसको 3 पिलाऊं या 3.5 पिलाऊं। पहले धीरे धीरे 1 से 2 दिन मैं उसको 3-3.5 पे लेकर के आऊँ, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करूँ। अगर नंबर्स नहीं कंट्रोल हो पा रहे तो मैं उसका क्वांटिटी रिड्यूस करूंगी। जैसे अगर मैं 4 कप चाय पी रही हूँ, मैं आधा कप उसको कर दूंगी। नेक्स्ट आपको ये प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे, अगर आप बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब में हो। फिर ये जब आप करेंगे ना, इतना ही करने से आपको बहुत इफेक्ट आने लगेगी। अब बात रही डाइट की कि हम बाहर जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा लाइन है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो अगर हम सिर्फ कॉन्शियस हो जाए ना अपनी चीजों को लेकर के, वही जैसे मैंने आपको जंक फूड का बताया कि अगर आप प्लानिंग वे में खा रहे हो जंक फूड, वो आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा। तो हर चीज की प्लानिंग अगर आप कर ले रहे हो, अगर आपका कोई हेल्थ कोच है, आप उसकी पूरी मदद लीजिए, उनको अपनी हर एक सिचुएशन बताइए कि हम इस सिचुएशन में हैं, हम क्या करें। इसके अलावा आप अगर ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है, आप उसमें से बेस्ट देखिए कि क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है। और पोर्शन कंट्रोल, अगर हमने लेट से कि अगर आप कहीं गए हो, पार्टी चल रही है, वहां पे आपने समोसा और मिठाई ऑर्डर करी है, अब आपको खाना ही, आप ऐसी सिचुएशन में हो कि खाना ही खाना है आपको, तो उसमें आप थोड़ा सा वो करने के लिए, लोगों का साथ देने के लिए पोर्शन कंट्रोल, जैसे आधा समोसा खा लिया, आधा स्वीट्स खा लिया, पानी अच्छे से पिया, ये हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत प्लानिंग करके हम कुछ चीजें कैरी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई प्लांट बेस्ड और प्योर प्रोटीन है, उसको हम रखें और कहीं भी जाने से पहले हम उसको 1 ग्लास पी लें, तो आपको एक तो इंडल्जेंस नहीं होने देगा, फुलनेस की फीलिंग देगा। थोड़ा भी आप खाओगे तो आपको लगेगा कि आप फुल हो, आपको और अधिक क्रेविंग नहीं होगी, और चाहे ना चाहे आपका पोर्शन कंट्रोल हो ही जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस जो बहुत बिजी रहते हैं वो अगर करें कॉन्शियस होकर के, तो उनको बहुत ज्यादा बिना डाइट पे फोकस किए भी वो लोग इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो जो ये मोक मीट है, ये कितना रिप्लेसमेंट, कितना अच्छा रिप्लेसमेंट है प्रोटीन का, या नॉन वेज का कह सकते हैं? नॉनवेज का लोग वही है कि टेस्ट के लिए मॉकपीट के ऊपर जा रहे हैं। प्रोटीन का अच्छा सोर्स। प्रोटीन का तो अच्छा सोर्स नहीं है, आप कभी भी देखिए उसके अंदर प्रोटीन बहुत कम आता है। अब जैसे हम लोग कोई भी ब्रांडिंग देखते हैं ना, वो लोग वो क्लेम करते हैं कितना ग्राम प्रोटीन है, ये है वो है, बट जब आप उसके पैकेट के पीछे पढ़ोगे तो उसमें दिया रहेगा कि इतने ग्राम में कितना प्रोटीन है। अभी एक प्रोटीन की बात हो रही थी, प्रोटीन सप्लीमेंट था और काफी कॉस्टली था। मेरी क्लाइंट को किसी जिम ट्रेनर ने ही सजेस्ट किया था, काफी कॉस्टली था। और जब मैंने उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को मंगाया और उसके अंदर उस पे लिखा था क्लेम कि इसमें शुगर नहीं है, नो एडेड शुगर, नो एडेड फ्लेवर, बट उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने स्वीटनर ऐड ऑन किया था, थिकनर्स ऐड ऑन किए थे, और एक थिकनर नहीं, थिकनर के 3-4 टाइप्स उसके अंदर ऐड ऑन थे। तो वो अगर आप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट ही करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, बीपी बढ़ाएगा, हार्ट प्रॉब्लम आनी जरूर है। तो हमें ये कॉन्शियस होना चाहिए कि जो भी हम चीज ले रहे हैं, जैसे मॉक मीट, आप देखो उसके अंदर प्रोटीन कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में और कितनी मात्रा में मिल रहा है। पूरे पैकेट का प्रोटीन तो देख के हमें फैसिनेटिंग लगता ही है, बट एग्जैक्ट जो उसका वो होता है ना, वो उसके पीछे लिखा होता है कि हमें कितनी मात्रा में, लेट्स से 100 ग्राम में आप देखोगे 2-3 ग्राम ही प्रोटीन अगर मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं उसको खाने के लिए। फ्रोजन फूड कितना हानिकारक है? फ्रोजन फूड
देखिए ये सारी चीजें ना सिचुएशनशिप पे काम करती है। जैसे एक बार मैं ऋषिकेश में थी, वहां पे बात हो रही थी तो लोगों ने बोला कि आप अपने क्लाइंट को पैकेज्ड आटा भी मत सजेस्ट किया करो। बट अगर हम दिल्ली गुड़गांव जैसे सिटीज में रह रहे हैं तो हम कहाँ उनसे बोले कि आप चक्की से जा करके पिसवा करके आटा लो। तो ये सारी चीजें सिचुएशनशिप पे काम करती हैं। अगर आप बहुत हेक्टिक हो, जैसे कि हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए बट मेरी क्लाइंट है, उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, तो मैंने उनको बोला कि आप हफ्ते का मील बना करके फ्रिज में रखो और एवरीडे उस जार से निकाल करके खाओ। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट हम जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए हमें कोशिश, और जो नहीं है उसको गो विद द फ्लो करना चाहिए। स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि आप धीरे धीरे कॉन्शियस हो गए ना, वो सारी चीजें अपने आप रिप्लेस होती जाती हैं। चाय बनाने में तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन पानी तो बना बनाया होता है और उसको पीने में ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि भी पानी की भी एक लिमिट होती है, कई लोग पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं जिनमें, तो कुछ ऐसी लिमिट एज के अकॉर्डिंग का बता सकती है या फिर कुछ ऐसा है नहीं? वाटर टॉक्सिसिटी होती है, अगर आप वो तब होती है ना अगर आप 1 गो में 5 to 6 लीटर्स वाटर 1 गो में पीते हैं तो इंसान की मौत भी हो सकती है। जैसे केस आया था रिसेंटली जी, तो वो 1 गो में होता है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप 3 to 4 लीटर्स पानी पी रहे हो, 8 ग्लास तक पानी पी रहे हो, वो सफिशियंट है। हम आजकल ना बहुत एक चीज सुन लेते हैं कि पानी ज्यादा पीना है, उसके चक्कर में बाकी चीजों को भूल जाते हैं। बट सब कुछ एक साथ मैटर करता है। आपका डाइट, पानी अगर पीना है तो जो खाने में जा रही है, आपका शेक बनाने में जो पानी जा रहा है, आप मिल्क डाल रहे हो, जब भी हम बात करते हैं कि 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है, तो उसके अंदर आपका जो दाल में पानी जा रहा है, जो सब्जी के अंदर जा रहा है, जो आप चाय पी रहे हो, जो आप मिल्क पी रहे हो, ये सब मिला करके 3 to 4 होगा, नहीं कि आपको सिर्फ प्लेन वाटर 3 to 4 लीटर। और नेचुरली जो ये फ्रूट्स होते हैं उसमें तो होता ही है। उसमें भी होता है, सब्जियों में होता है, हम मिल्क में भी हमें वाटर कंटेंट मिलता है। तो ये सब मिला करके 3 to 4 लीटर्स होने चाहिए, और मोर ऑन आपको जितनी प्यास लग रही है उतना ही पानी आपको पीना चाहिए। और फाइनली ना एक जो हमारे घर का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि हम डॉक्टर की बात को बड़ी जल्दी मान लेते हैं। इवन मेरे ब्रदर फार्मास्यूटिकल लाइन से करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर हम किसी डॉक्टर से या किसी ऐसे पर्सन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अब जैसे उनको किसी ने पर्टिकुलरली मुझे अभी ये नहीं याद, हाँ शायद उनको ये बोला था कि आप खाने में सिर्फ काले नमक का यूज़ कीजिए या सेंधा नमक, शायद सेंधा नमक, हाँ। बट उनको बाद में सारे फैमिली को हेल्थ इश्यूज आने लग पड़े, तो बाद में पता लगा कि आयोडीन की कमी है। तो आई डोंट नो कि सेंधा नमक में आयोडीन शायद नहीं होता होगा या कम होता होगा। जो ये टाटा का नमक आते हैं, दूसरे नमक आते हैं, इसमें आयोडीन की ज़्यादा मात्रा होती है। अब यहाँ तक बात आ चुकी है कि नमक तक को भी देखा जा रहा है कि भाई ये यूज़ करना, ये यूज़ नहीं करना। तो इससे पहले हम आज का पॉडकास्ट खत्म करें तो थोड़ा सा हम नमक के बारे में बताइए। काफी सारे मेरे क्लाइंट आते हैं जिनको थायराइड है, तो मैं सबसे पहले उनको पूछती हूँ कि आप नमक कौन सा यूज करते हो, और मुझे पता चलता है कि हम सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट हर खाने में यूज करते हैं। ये एक बहुत कॉमन गलत प्रैक्टिस मैं कह सकती हूँ ये है कि लोगों के थायराइड बढ़ने के चांसेस आजकल इतने ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आयोडीन जो है ना वो सी फूड में मिलता है, या फिर उसका जो सबसे सस्ता सोर्स है वो नमक है। जो हमारा आयोडीन नमक मिलता है, उसी के अंदर हमें आयोडीन मिलता है, नमक के अंदर। और जो लोग वेजिटेरियन है, वो सी फूड नहीं खा रहे हैं और नमक भी हटा दिया, तो उनके अंदर आयोडीन की कमी हो जा रही है। और आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से तो हमारा थायराइड हार्मोन बनता है। तो इसके लिए जो लोग भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको ये थायराइड होने के बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं, तो ये हमें नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए। पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको हम सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा जिनको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, उनको पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट यूज नहीं करना चाहिए। एक होता है जब हमारी स्वेटिंग होती है तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वेस्ट निकलता है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें 1 लीटर पानी में 1 पिंच हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल करके अगर हम उसको पीते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट वापस आता है, बैलेंस हो जाता है, जिससे हमें ये जो स्वेट से हमारी जो मिनरल्स निकल रहे हैं वो हमें वापस मिल जाती है। ये हाइड्रेशन के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन को ग्लो कराने के लिए अच्छा होता है, और जो डिहाइड्रेशन हो जाती है उसको अवॉइड करता है। ये इतना तक इसका यूज कर रहे तो हम बेहतर है। हर खाने में यूज करना बिल्कुल सही प्रैक्टिस नहीं है। अगर करना ही चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें
आधा रॉक सॉल्ट और आधा व्हाइट सॉल्ट जो हमारा मिक्स कर सकते मिक्स हैं। करके भी हम यूज कर सकते हैं। बट जब तक आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ी बहुत चीजों में यूज करें सही है, ये तो हमारा आयोडीन नमक बेस्ट है। पर आजकल ये भी तो कहते हैं ना कि जो ये आटा है उसको भी मिक्स करें, मल्टीग्रेन कहते हैं। तो अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इवन की गेहूं तक से भी एलर्जी होती है। तो भैया वो लेट्स से उन्होंने खाना शुरू कर दिया, अब यही नहीं पता लग रहा कि एलर्जी किससे हो रही है, प्रॉब्लम तो आ रही है। तो ये मल्टीग्रेन आटा कितना कारगर है? देखिए, प्रॉब्लम हम जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, वो किसी एक चीज से आ ही नहीं सकती है। वो पूरा आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या खाना खा रहे हो, आपने प्रोटीन कितना लिया, कार्ब्स ले रहे हो नहीं ले रहे हो, फैट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इन सब पे आता है। बट हम किसी एक चीज को विलेन बना लेते हैं। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी अंकिता, जिन्होंने मुझे अचानक से बोला कि मैम मुझे जीरा से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने और चीजें उनसे पूछी कि आप क्या सो रहे हो अच्छे से, उनको एसिडिटी होने लग गई थी। तो मैंने बोला आप अच्छे से सो रहे हो, आपकी नींद कितनी हो रही है, आप पानी कितना पी रहे हो, आप क्या फिजिकली एक्टिव रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, स्ट्रेस कितना ले रहे हो। तब पता चला उनको कि जीरा नहीं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम थी। तो हम ये कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, ये ओवरऑल अप्रोच फॉलो करता है। तो अगर मल्टीग्रेन की अगर मैं बात करूं, तो खाना अच्छा भी है। और आजकल अचानक से लोगों को गेहूं से, ग्लूटेन से प्रॉब्लम होने लगी। ग्लूटेन कोई विलन नहीं है, किसी किसी को होती है उससे एलर्जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप उसका प्रॉपर चेकअप कराइए, तभी अवॉइड करिए। अगर ऐसा नहीं है तो सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हम गेहूं भी खा सकते हैं और मल्टीग्रेन भी खाना उतना ही सही है। अब जैसे जैसे कई लोग होते हैं बिजी रहते हैं, अब उनको हर रोज मैं बोलूं कि ज्वार का आटा खाओ, रागी का आटा खाओ, तो नहीं प्रैक्टिस कर पाते। बट उन सब में अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। हर चीज अपने आप में कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू रखती है जो भी भगवान ने हमें दी है। तो अगर वो नहीं कर पाते हैं, उस केस में हम उसको मिक्स करके उसका मल्टीग्रेन बना करके जरूर ले सकते हैं। जो ये ग्लूटेन होता है इसका कुछ सीधा रिलेशन हमारे पेट के एंजाइम से भी होता है, क्योंकि ग्लूटेन को पचाने के लिए कहते हैं थोड़ा ज़्यादा एसिड चाहिए होता है पेट की, जिसको है एंजाइम्स बोलते हैं। हम्म। तो अब कईयों के एंजाइम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि ग्लूटेन को आसानी से जैसे हम कहते हैं कि उसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, या आसानी से उसको बिल्कुल उसके रेशे तोड़ सकते हैं। कईयों का जिसे कहते हैं हाजमा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे हम बिल्कुल लेमैन के लैंग्वेज में बात करें, इसका हाजमा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अल्टीमेटली उसके एंजाइम्स अंदर के, या जिसे हम पेट का एसिड कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इट डिपेंड्स टू इंडिविजुअल, या फिर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलरली अपनी एक पर्टिकुलर जो उसकी एसिड की वैल्यू होगी उसमें सब में एक समान होते हैं, उनमें अंतर हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का लो होता है। तो ये पूरा सबके में डिफरेंट होता है, किसी के अंदर सेम नहीं होता। और इसका कोई फैक्टर नहीं है, वो नेचुरली किसी में ज्यादा, सबकी बॉडी अलग है ना, दो खूबसूरत चीज सेम नहीं लगती है। तो वैसा ही भगवान ने वैसा ही बनाया है कि किसी की ज्यादा होती है स्ट्रांग, किसी की नॉर्मल होती है। किसी को आप देखा होगा आपने कि कोई जंक फूड खा के भी पतला रहता है और कोई हेल्दी खा के भी मोटा हो जाता है। तो उनकी बॉडी की कंडीशनिंग वैसी होती है, और मोर ऑन जेनेटिक्स भी इसके ऊपर वो करता है। तो प्रगति, जब हम बात कर रहे हैं थे सारे इस हेल्थ की, जिसमें मैंने ये भी कहा कि डाइट को लेकर अगर कोई पर्सन कॉन्शियस है तो आप इस चीज़ में लोगों की मदद करती हो। तो अगर मैं आपकी जो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं या आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हैं प्रोवाइड करूं, जी तो फिर आप उनकी किस तरीके से मदद कर पाओगी? जी। तो वन स्टेप मोर मेरा ब्रांड है, जहाँ पे मैं लोगों की मदद करती हूँ, वेट लॉस और जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, हम डाइट के थ्रू उसको क्योर करते हैं प्रॉपर कंसल्टेशन लेने के बाद। अगर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं, अगर किसी भी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स उससे शेयर कर सकते हैं। हम उनको फ्री कंसल्टेशन और 1 वीक का फ्री डाइट प्लान दे करके उनकी मदद कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगी तो फिर आगे आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू कर सकते और ये मैं इससे कह रहा हूँ क्योंकि जैसा मैं किस बात से सेटिस्फाइड हूँ कि हम अपनी जो हेक्टिक या फिर बड़ी टफ रूटीन है उसको भी अगर हम इस तरीके से मेंटेन करें कि हम चाहे तो बाहर का भी खा लें, किस क्वांटिटी में कितना खाना है सिर्फ ये पता करना है। तो आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं प्रगति से, इनकी जो कांटेक्ट डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और जैसा इन्होंने कहा कि भाई जो फ्री का ज्ञान मिलता है नहीं लेना चाहिए, तो फर्स्ट कॉल या एक बार आप जो आप बात करेंगे ना सिर्फ वो फ्री होगी बल्कि 1 वीक की डाइट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि आपको कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कईयों को ब्लोटिंग का इशू होता है, कईयों को जैसे एसिडिटी का इशू होता है, तो उससे आपको फ़र्क लग जाएगा खुद ब खुद। अगर नहीं लगा तो फ्री में काम हो रहा है क्या हो गया, लेकिन अगर लगा
तो फिर आपको जो आप पैसा शायद हो सकता है कि आने वाले समय में मेडिसिन पर खर्चें या मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चें, उसका बड़ा छोटा सा पार्ट खर्च के आप अपनी सेहत को ठीक बना सकते हैं। और मुझे ये कोई नहीं कहेगा पहले तो अपना देख, क्योंकि इसके बाद मैं भी फॉलो करूंगा जो प्रगति ने कहा है कि जो ये मेरे हेक्टिक फीट जो अपना मेरा रूटीन है इसको मैं कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, तो मैं अपने से शुरू करूंगा। मज़ा आया प्रगति आपके साथ बात करके, और आई होप व्यूअर्स को पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। प्रगति का अपना एक चैनल भी है, और मैं ये चैनल उन पर्सन्स को भी डेडिकेट करना चाहूँगा जो फीमेल्स हैं जिनको कुछ इश्यूज होते हैं, अ, वो स्पेसिफिकली ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे मेल्स जो अपनी पार्टनर को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं कि भाई ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो इसका बड़ा आसानी से मुझे, मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, इसका मुझे बड़ा आसानी से ये पता लग जाएगा कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, तो वो चैनल भी प्रगति का है, वन स्टेप मोर विद प्रगति। तो जो आपको हैंडल मिल रहा है टाइटल में, वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, प्रगति का चैनल ओपन हो जाएगा। कोलैबोरेशन में भी आपको प्रगति का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन वीडियोस का आनंद उठाइए, साथ के साथ ही हेल्दी भी बनिए। आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक हाइप तो करना बनता है। सो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।